हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रीन और एलाइट पर प्रीवियस ईयर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हुई है, इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैं 15 नंबर क्वेश्चन तक करके बता चुका हूं आप लोगों को सॉल्व। आज हम 16th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कुल 15 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रिपेयर रहने चाहिए, राइट। तो यहाँ इस वीडियो पे आने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख कर आए, बिकॉज कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म अगर मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी है आपसे, तो मैं उन रिएक्शंस की केवल ट्रिक्स काम में लूंगा, मैं फिर से पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम नंबर 16 से और 30 नंबर प्रॉब्लम्स तक हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा कितने आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर साल अब एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से हमें मिलते ही मिलते हैं। ओके, चलिए देखिएगा 16th नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जरा देखो ध्यान से। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पर, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करा हुआ है। और आप लोगों को मैंने क्या बताया है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर हमें इपॉक्सीडेशन कराना होता है तो बेस्ट रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली। कौन सा रिएजेंट है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली। इससे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करते हैं। अब अगर हम ये कहूं आपसे क्या एमसीपीबीए काम में आएगा, तो हम कहेंगे नहीं, एमसीपीबीए यहां काम नहीं आता, बिकॉज एक तो एमसीपीबीए बियर विलीगर देगा, फर्स्ट थिंग। और अगर मान लीजिए इपॉक्सीडेशन भी करता है तो फिर वो इस डबल बॉन्ड पर ना करके इस डबल बॉन्ड पर करता। आ रही है बात समझ में? वैसे तो हमें पता है कि अगर कार्बोनाइल है तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? बीयर विलीगर को। तो हम यहाँ एमसीपीवीए को टिक नहीं करेंगे, हम H2O2 और NaOH यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली को टिक करेंगे। तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हमें यह पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली ऑलवेज अप्रोचेस टुवर्ड्स द लेस हिंडर्ड साइड। जब भी कभी ये किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स के पर इपॉक्सीडेशन करता है तो हमेशा किधर से अप्रोच करता है? लेस हिंडर्ड साइड से। अब अगर आप देखें तो डैश की तरफ क्राउडिंग है, तो इसका मतलब अगर ये इपॉक्सीडेशन करेगा, अप्रोच करेगा कंपाउंड पे, तो किधर से करेगा? वेज साइड से करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वेज साइड से अप्रोच करवा रहा हूं तो इपॉक्सीडेशन वेज पर हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ए मेजर मिलेगा, ये माइनर मिलेगा। तो सुटेबल रिएजेंट इज H2O2 NaOH एंड ए इज द मेजर प्रोडक्ट। यस, ये ए है और ये बी है, तो हम कहते हैं ए इज द मेजर प्रोडक्ट होगा, डी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17th नंबर एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए 17th नंबर एग्जाम्पल हमने कॉपी में भी सॉल्व किया है। एक बार और मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं इस सवाल के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को दी हुई हैं और किस तरह से हमें यार सवाल को सॉल्व करना है। देखो यहां एक डाई एजो कंपाउंड गिवन है और हमारे को पता है कि डाई एजो कंपाउंड को जब हीट किया जाता है या फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाती है या फिर सिल्वर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस दी जाती है तो N2 बाहर निकलेगी और N2 के बाहर निकलने के बाद हमारे को यहां से कार्बीन ऑब्टेन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पर कार्बीन ऑब्टेन करूंगा। क्लियर? ये लीजिए, जैसे यहां कार्बीन ऑब्टेन करूंगा, मेरे को यहां कार्बीन से अब क्या करवाना है वो जरा देखें। कीटो कार्बीन यहां ऑब्टेन हुई है और कीटो कार्बीन के अंदर क्या रहेगा? वुल्फ रीअरेंजमेंट। कीटो कार्बीन में अगर वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा तो हमें कीटीन मिलेगी। अब आपको मैंने क्या सिखाया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट जैसे कि कार्बोकैटायन रिंग से बाहर होता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है, और अगर रिंग पे होता है
तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ कीटो कार्बीन में कार्बीन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है और वो रिंग पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अब यहाँ हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और जैसे ही यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहाँ, तो हमारे को यहाँ एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा ये 5 मेंबर रिंग मिल गई हमारे को। क्लियर? ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। क्लियर? और ये 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हम लोगों को लगाने हैं। ये किटीन हम लोगों को मिल चुकी है आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब किटीन बनने के बाद आप देखिए फोटोकेमिकल कंडीशन तक ये हमने सारा काम कर लिया। अब आगे हमारे को दिया गया है एक्वस THF। अब सारा खेल इस एक्वस THF का है, बिकॉज ये एक्वस THF में जो एक्वस मीडियम है वो वाटर यहां इस कीटीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो एक्वस THF का है भैया मैंने, और एक्वस THF का मतलब क्या हो गया? एक्वस THF का मतलब हो गया वाटर के साथ THF। तो जो इसके अंदर वाटर कंटेंट है ना, वो वाटर कंटेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां कीटीन के ऊपर होगा। और हमें पता है कीटीन में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस कार्बन पे जुड़ता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस पर आके जुड़ता है और हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी। देखिएगा जरा, ये लीजिए कार्बोनाइल हो गया और ये C डबल बॉन्ड O OH ये हमारे को ऑब्टेन हो गया। इसको कह रहे हैं हम बीटा कीटो एसिड। ये लीजिए, अब ये जो बीटा कीटो एसिड हमारे को मिला, आगे देखिएगा इससे हीट करा हुआ है। बीटा कीटो एसिड को आगे हीट किया हुआ है और अगर हीट करेंगे तो हीट करने पे बीटा कीटो एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि CO2 बाहर निकलेगी और बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर CO2 साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए बाहर निकलती है। ये हमें पता है। वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जरा देखेंगे आप लोग, ये 2 मिथाइल हो गए यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये लीजिए C डबल बॉन्ड O और H। ये लीजिए हीट कराए ना हमने। इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये यहां, और ये CO2 बाहर निकल गई और ये कंटेंट इनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एक बार बना लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, ओके, ये बॉन्ड टूट रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये लीजिए, यहां पर ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है और यहां भी बॉन्ड बन रहा है। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान हमें ऑब्टेन होती है। और जैसे यहां से CO2 बाहर निकला, मतलब मैंने ये CO2 बाहर कैसे निकलता है हीट करने पर, इसको समझाया है यहां। जैसे ही ये CO2 बाहर निकलेगा हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, दैट इज द इनॉल। ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये इनॉल इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। जैसे ये टॉटोमेरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगा, ये लीजिए हमारे को ये कीटोन मिलेगा। क्लियर? यानी कि हमारे को ये कीटोन मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, और ये कीटोन यहां इस ऑप्शन के अंदर दे रखा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर मिलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो यहां आपने देखा पहले कार्बिन मिली, उसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ, वुल्फ रीअरेंजमेंट से किटीन मिली, किटीन की एक्वस THF से रिएक्शन हुई तो उसके अंदर वाटर कंटेंट ने रिएक्शन किया, उससे हमें बीटा कीटो एसिड मिला और बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग CO2 निकालते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में। वो हमने समझा है यहाँ पर। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग। आफ्टर 17th नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर एग्जाम्पल को समझे आप लोग। क्या कहा गया है? प्रिडिक्ट द कंडीशन A एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट B। देखो भाई, ये तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बना है, और यहां ये कंडीशन क्या है ये बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है। जरा देखें, इसके अंदर पेरिसाइक्लिक का स्टेप इन्वॉल्व है, तो कोई बात नहीं, आता है हमारे को, पेरिसाइक्लिक भी आती है हमारे को। देखिए, ये हमें 1,3 ब्यूटाडाइइन दे रखी है।
इस डाइईन से हमारे को एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनाना है, करेक्ट। ये लीजिए, जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे को सिस चाहिए। अब इतना तो हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग समझते हैं कि पहले अगर इस डाइईन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवा के और साइक्लाइजेशन करवाना है तो इस डाइईन को सिसॉइड में आना जरूरी है। तो पहले तो मैं इस डाइईन को सिसॉइड के अंदर लेके आता हूं, मतलब मैंने इस पे रोटेशन करवाया। जब मैं सिसॉइड में लेकर आऊंगा तो मुझे अब इस डबल बॉन्ड का और इस डबल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांस है, ये भी कैसा है, ट्रांस है। तो ये मिथाइल बाहर की तरफ और ये मिथाइल भी बाहर की तरफ, ये ट्रांस डबल बॉन्ड मैंने बना लिए है। अब ये भी डबल बॉन्ड ट्रांस है, यानी मिथाइल बाहर की तरफ है, ये मिथाइल भी बाहर की तरफ है। तो याद कीजिए पेरिसाइक्लिक में मैंने क्या सिखाया आपको, ये हमारे लिए क्या वोकैबुलरी है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम में बाहर की तरफ है, दोनों बाहर हो या दोनों ही अंदर हो, तो हम उन्हें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस कहते हैं। और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक सब्स्टिट्यूएंट अंदर है, एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर है, तो हमारी वोकैबुलरी क्या है उसको कहने की, ट्रांस। तो अभी ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ओवरऑल क्या है, सिस है। ये हमारी वोकैबुलरी है जो हम लोगों ने बना रखी है पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के दौरान। ओके, अब मैं इससे ये बनाना चाहता हूं, दैट मींस ये जो सिस स्टीरियो है वो सिस स्टीरियो मेंटेन रहे। और जब सिस स्टीरियो मेंटेन रखनी है दैट मींस हमारा आंसर आया डोंट चेंज। और डोंट चेंज कब होता है, जब रिंग क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से होती है। कैसे, डिसरोटेटरी मैनर। अब 4n सिस्टम में डिसरोटेटरी हमें पता है फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। कौन सी कंडीशन में होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। इसका मतलब ए के बारे में क्या विचार है, ए के बारे में हम ये कहेंगे कि 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हो रही है। तो ए के लिए कंडीशन बोली जाएगी फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल बिल्कुल सही है, तो ये कट चुका है, ये कट चुका है। क्लियर, तो अपना ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अगला पार्ट अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। अगले पार्ट में पहले ओजोनोलाइसिस करवाया हुआ है, बहुत सिंपल है ओजोनोलाइसिस, और वो भी डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में। तो आप याद करो ओजोनोलाइसिस के अंदर हमारी आंसर निकालने की ट्रिक क्या थी कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे, और डाइमिथाइल सल्फाइड दे रखा है तो इसे भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी दोनों तरफ हमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जनरेट करना है। अब ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मैं जनरेट करके जरा लिख देता हूं, देखिएगा मैं लिख देता हूं इस तरीके से। ये लीजिए, ये भी डबल बॉन्ड O हो गया, ये भी डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर मैं ये मिथाइल और इधर ये मिथाइल सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री बना लेता हूं। और ये बात समझ में, ये मैंने बना लिया, मतलब मैं इसको इधर बनाता उसकी जगह मैंने इधर बना लिया, बात एक ही है। मतलब मैं ये कह दूं, इसको आप अगर ऐसे देखें, ये डबल बॉन्ड इधर देख लें और इस मिथाइल को ऐसे देख लें, तो बनने वाला प्रोडक्ट आफ्टर द ओजोनोलाइसिस ऐसे देखा जाएगा। अब इसके बाद में इस कंपाउंड की रिएक्शन देखो किसके साथ करवाई जा रही है, फास्फोरस एलाइड के साथ, यानी कि विटिक रिएक्शन। और फास्फोरस एलाइड भी कैसा है, फास्फोरस एलाइड भी कैसा है, अरे फास्फोरस एलाइड भी मोर स्टेबल एलाइड है। ये कैसा है, मोर स्टेबल एलाइड। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी कभी हमारे को मोर स्टेबल फास्फोरस एलाइड गिवन होता है तो जो हम लोग एल्कीन बनाते हैं, हम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट करते हैं, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रांस डबल बॉन्ड ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है। तो यानी जब आप यहां से इसे बाहर निकालेंगे, ये लीजिए इसे बाहर निकालेंगे, ये लीजिए ओके, इसके अपन ने एक्सेस ले रखी है तो आप और काम में ले सकते हो, ये बाहर निकलेगा, करेक्ट। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां जो डबल बॉन्ड आप बनाएंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां जो आप डबल बॉन्ड बनाएंगे उस डबल बॉन्ड की स्टीरियो कैसी होगी, ट्रांस। क्यों होगी, मोर स्टेबल द इलेक्ट
ट्रांस डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, और लेस स्टेबल फास्फोरस एलाइड सिस डबल बॉन्ड बनाता है। तो सिस डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां ये कट चुका, यहां ट्रांस डबल बॉन्ड ऑब्टेन होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए। इस प्रकार से ये सवाल हमारे को सॉल्व करना था। आगे देखिएगा, अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। लीजिए 19th नंबर एग्जांपल जरा समझेंगे। देखो 19th नंबर एग्जांपल हमने राइमर टीमान रिएक्शन पढ़ी है। दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल राइमर टीमान प्रोडक्ट में हमें फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट मिलता था, और एबनॉर्मल प्रोडक्ट में, एबनॉर्मल राइमर टीमान प्रोडक्ट में याद कीजिए रिंग एक्सपेंशन के साथ या तो पिरिडीन रिंग या क्विनोलिन रिंग मिलती थी। डिपेंड करता था कि केस पायरॉल से शुरू करा है या इंडॉल से शुरू करा है। तो यहां हमारे को इंडॉल दिया गया है, और इंडॉल की रिएक्शन पहले क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ करवाई गई है, फॉलोड बाय टेट्रा अमोनियम, ठीक है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यानी कि वर्कअप लास्ट के अंदर करवाया गया है। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए कि क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कहिए हमारे को क्या मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो डाइक्लोरोकार्बीन ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब हमारे को पता है ये दो ऑप्शन तो कट चुके, बिकॉज इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहां, डाइक्लोरोकार्बीन। तो आंसर या तो ये है या फिर आंसर ये है। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए इंडॉल हमारे को गिवन है, और मैंने आपको क्या बताया है थ्योरी में क्या बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम, ये जो इंडॉल की एसिडिक एच होती है ना, ये एसिडिक एच बाहर निकल जाएगी। ये लीजिए, जैसे ये एसिडिक एच बाहर निकलेगी हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, इज इट क्लियर, ये स्पीशीज मिल गई। उसके बाद हमने क्या ले रखा है यहां, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये डाइक्लोरोकार्बीन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होती थी, याद कीजिए। और इस पाई बॉन्ड में जैसे ही डाइक्लोरोकार्बीन इंसर्ट होगी तो फिर हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी। ये लीजिए, ये लीजिए, सब कुछ वैसे स्टेप्स हैं। और उसके बाद में आप याद कीजिए, हम ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते थे, रिंग एक्सपेंशन, और लिविंग ग्रुप क्लोरीन बाहर निकल जाता था। और जैसे क्लोरीन बाहर निकलेगा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, ये बेंजीन हो गई, और ये पायरिडीन रिंग है, यहां मिथाइल है, यहां क्लोरीन आएगा, यहां फिर से मिथाइल आएगा। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शन आपको यहां नजर आ रहा है, यानी कि हम ये कह दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी इज द आंसर। ओके, इस तरीके से हमारे को ये राइमर टीमान का सवाल सॉल्व करना था, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्माइलेटेड नहीं है बल्कि एबनॉर्मल राइमर टीमान प्रोडक्ट है, यानी पहले कार्बीन का इंसर्शन हुआ हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में और उसके बाद में रिंग एक्सपेंशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने कर रखे हैं कॉपी के अंदर। ओके, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं। 20 नंबर एग्जांपल जरा देखेंगे आप लोग। देखिए 20 नंबर एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, यहां पर डैट रिएजेंट का जिक्र है। ओके, चलिए मैं करता हूं। देखिए इसमें हाइड्रोपोरेशन भी है, इसमें डैट रिएजेंट का भी जिक्र है। एक्चुअली हम जो कवर कर रहे हैं केवल डैट रिएजेंट हमारे इस पार्ट के अंदर है, क्लियर। लेकिन हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये चीजें आनी चाहिए। तो पहले तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का स्टेप है बोरेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली। आप याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया है इसके अंदर, कि जब भी कभी आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि हमारे को ये एल्कीन दी हुई है, ये लीजिए, करेक्ट, और इसका हमारे को हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है हमारे को, इसका हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी कभी हम इस एल्कीन का करवाते हैं तो मैंने आप लोगों को आंसर निकालने का क्या तरीका सिखाया है। पहले तो मैं रेजियो की बात करता हूं। हमारे को पता है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में ओवरऑल वाटर ऐड होता है। ओवरऑल ऐड क्या होता है, वाटर ऐड होता है, यानी H और
OH ऐड होता है। अब आप H और OH कहां जोड़ते हो, क्या तरीका बताया, ट्रिक क्या बताइए आपको, मैंने आपको बताया H और OH में से आपको यह कहा गया है OH वहां जहां भीड़ कम, यानी जिस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर क्राउडिंग कम है उस कार्बन पर OH जोड़ लो, दूसरी जगह H जोड़ लो। यानी अगर आपको यहां पर प्रोडक्ट बनाना है, OH यहां जोड़ोगे, H यहां जोड़ोगे, बाकी Me लगा हुआ था, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट यहां पर आ गया। यही हाइड्रोबोरेशन का आंसर निकालने का तरीका होता है, दैट इज द रेजियो। अब मैं स्टीरियो पे आता हूं। स्टीरियो में यह कहा जाता है, पहली चीज, अब मैं इसकी स्टीरियो पे बढ़ता हूं कि OH और H का सिन एडिशन होता है, यानी OH और H हमेशा सेम साइड से जुड़ते हैं। तो आप यहां OH और H कैसे ऐड करोगे, ये लीजिए OH और H, ये लीजिए, ये सिन एडिशन है, करेक्ट। अब कोई हो सकता है कि आप में से इस सिन को ऐसे लिख दें कि सर ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे लिख दो आप, तो क्या ये नहीं बनेगा क्या, तो हम कहेंगे यस ये भी बनेगा और दोनों बराबर अमाउंट के अंदर बनेंगे राइट नाउ। तो हमने अब तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में दो बातें सीखी, पहली रेजियो, दूसरी स्टीरियो। रेजियो OH उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर आप जोड़ना जहां पर क्राउडिंग कम है, पहली चीज, और OH और H का एडिशन सिन करवाना। क्लियर। अब आपने देखा कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो सामने की फेस थी, सामने की फेस और पीछे की फेस, वो इक्वली क्राउडेड थी, और अगर वो इक्वली क्राउडेड है तो दोनों तरफ की स्टीरियो के प्रोडक्ट बराबर बनेंगे, यानी वेज पर भी H और OH, डैश पर भी H और OH इक्वल अमाउंट के अंदर बनेंगे, ये हमारे को पता है। अब आप ये कहोगे सर ये इक्वली क्राउडेड है, यानी सामने की फेस और पीछे की फेस इक्वली क्राउडेड है, ये कैसे पता लगा आपको, तो आपको मैं फिर स्टेटमेंट्स रिपीट करके बताता हूं। मैंने आप लोगों को टॉपोसिटी में एक बात सिखाई थी, टॉपोसिटी में, स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपोसिटी में एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि ऑल होमोटॉपिक एंड एनेंशियोटॉपिक फेसेस आर इक्वली क्राउडेड। वो दोनों फेसेस जिनके बीच में रिलेशनशिप या तो होमोटॉपिक होता है या एनेंशियोटॉपिक होता है, वो हमेशा इक्वली क्राउडेड होती है। इससे हमारे को कहीं इमेजिनेशन करना ही नहीं होता, होमोटॉपिक इक्वली क्राउडेड, एनेंशियोटॉपिक इक्वली क्राउडेड। अगर डायस्टीरियोटॉपिक फेस है तो फिर वो अनइक्वली क्राउडेड होती है। क्लियर। चलिए, तो अब मैं इसमें और एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। अब इसके अंदर मैंने देखो अब के ये एल्कीन ले ली, बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ही ध्यान से। ये वेज पर मिथाइल लगा दिया और ये लीजिए यहां पर मैंने ET लगा दिया, करेक्ट। ये मैंने कंपाउंड ले लिया एक। अब सबसे पहले तो मैंने यहां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, जरा देखें, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की ट्रिक तो सिखाऊं ताकि फिर मैं इसका पहला स्टेप सॉल्व करके बताऊं आप लोगों को। तो पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिकॉल कर लें एक बार हल्का सा। अब V2S6THF मैंने यहां पे लिया। सबसे पहले रेजियो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा कहां, इस डबल बॉन्ड में किस किस जगह H और OH लगेगा, OH वहां जहां भीड़ कम, तो हम कहें OH यहां लगाना है और H यहां लगाना है, OH इस कार्बन पर लगाना है, H यहां लगाना है। चलो रेजियो तो हो गई। अब OH और H का एडिशन कैसा, आप कहोगे सिन। क्लियर। OH और H का सिन एडिशन होता है, लेकिन यहां सिन में वही दो संभावनाएं हैं, या तो दोनों ही वेज वेज या दोनों ही डैश डैश। जब तक दोनों फेस इक्वली क्राउडेड हैं जैसे कि यहां, तब तक दोनों वेज वेज डैश डैश इक्वल अमाउंट में बनेंगे। लेकिन अब यहां सामने की फेस और पीछे की फेस इक्वली क्राउडेड नहीं है। सामने की तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पीछे की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दोनों फेस इक्वली क्राउडेड नहीं है। और जब दोनों फेस इक्वली क्राउडेड नहीं होती तो फिर आपके ये वेज वेज वाले और डैश डैश वाले, यानी दोनों डायस्टीरियोमर अब यहां जो बनने वाले हैं ना, वो बराबर अमाउंट में नहीं बनेंगे। यहां ये फेस एक्चुअली होमोटॉपिक नहीं है, ना ही ये एनेंशियोटॉपिक है, ये डायस्टीरियोटॉपिक फेस है। सामने की फेस मोर क्राउडेड है, पीछे की फेस लेस क्राउडेड है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखना, ये H और OH दोनों जब आप सेम फेस से जोड़ोगे तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा लेस क्राउडेड फेस की तरफ से बनाना। किधर से बनाओगे, लेस क्राउडेड। तो देखो भाई क्या चीज निकाल दी हमने, क्या सार निकाल दिया हमने। सुनो, पहली चीज OH वहां जहां भीड़ कम, OH की रेजियो हो गई, OH और H का सिन एडिशन, और अगर दोनों फेस अनइक्वली क्राउडेड है तो लेस क्राउडेड फेस की तरफ से दोनों OH और H जोड़ देना आंसर। यानी मैं यहां अगर पहले
रेजियो और स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट लिखूं तो देखो क्या लिखूंगा, OH यहां लगाऊंगा, H यहां लगाऊंगा और स्टीरियो क्या रखूंगा, डैश पे OH और डैश पे H और ये लीजिए साथ में ये इथाइल इज द आंसर। ये मैंने यहां पर प्रोडक्ट बना लिया। ये लीजिए, ये मैंने यहां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर दिया है। क्लियर? ये मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन निकाल के सिखाया कैसे करना है। तो रेजियो आज के बाद पता होनी चाहिए, दोनों का सिनेडिशन होता है और हेटेरोटॉपिक यानी डायस्टीरियोटॉपिक अगर फेस है तो आपको लेस क्राउडेड फेस की तरफ से H और OH का सिनेडिशन कराते हुए मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब मैं ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करता हूं, जरा देखेंगे। देखो अल्फा पिनेन हमारे को दे रखी है, इस अल्फा पिनेन का कंसेप्ट समझो। देखो यहां साफ साफ ये नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना ये अनइक्वली क्राउडेड है, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन जो है इन पर रेजियो मायने रखती है। इधर की तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है और इस पर मिथाइल जुड़ा है। और बताइए हमने क्या ट्रिक बनाई है कि जब भी कभी किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो OH उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर जोड़ेंगे जहां भीड़ कम है, दैट इज द रेजियो। यानी OH इस कार्बन पर जुड़ने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, और H इस कार्बन पर जुड़ने वाला है। OH और H की रेजियो क्लियर। अब स्टीरियो पे आते हैं। बताइए क्या सामने की फेस और पीछे की फेस इक्वली क्राउडेड है? आप कहोगे ना, इक्वली क्राउडेड नहीं है, सामने की फेस पर क्राउडिंग ज्यादा है, पीछे की फेस पर क्राउडिंग कम है। अगर अनइक्वली क्राउडेड है, सामने की तरफ क्राउडिंग ज्यादा है, पीछे की फेस पर क्राउडिंग कम है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें पीछे की तरफ जो OH और H का सिनेडिशन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी आप पहली स्टेप हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो यहां, वो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये लीजिए, देखिएगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये लीजिए, चलो दोनों बाहर बना लेना, कोई खास बात नहीं होता, एक ही बात है। ये OH और ये H और ये मिथाइल यहां पर आ जाएगा। क्लियर? ये पहली स्टेप के बाद बनने वाला प्रोडक्ट है। अब मैं आता हूं दूसरी स्टेप में। देखो दूसरी स्टेप में हमें दे रखा है PPH3। ये लीजिए, दूसरी स्टेप के अंदर हमारे को दे रखा है PPH3, करेक्ट, और उसके बाद में डैट, PPH3 के बाद डैट और साथ में 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओहो, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैं आप लोगों को फिर रिकॉल कराता हूं, मैंने आपको मित्सुनोबु रिएक्शन पढ़ाई है यानी कि डैट रिएजेंट, और मित्सुनोबु रिएक्शन यानी कि डैट रिएजेंट क्या है जरा देखते हैं। याद कीजिए, हम इस प्रकार का एक अल्कोहल लेते थे, ये R1, ये R2, ये OH और यहां H। इस वक्त इस अल्कोहल की कुछ ना कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री है, OH वेज पर है। और जब भी कभी हम इस अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, ये लीजिए PPH3, साथ में लिया डैड रिएजेंट, ये लीजिए, और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, याद करो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एक एस्टर बनाएगा, लेकिन उस एस्टर की जो स्टीरियो है वो चेंज हो जाती है, यानी मैं एस्टर OCOR डैश स्टीरियो के साथ लिखता हूं। यही डैट रिएजेंट में सिखाया मैंने आप लोगों को कि जब भी कभी ये अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा तो उस एस्टर का स्टीरियो ऑपोजिट होता है। और इसके अंदर हम हमेशा जब भी कभी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड का केवल H काम आता है, याद रहे, और इसका OH काम आता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। और ये टूटेगा, अरे तभी तो इन्वर्जन होगा, नहीं तो इन्वर्जन हो ही नहीं सकता। ये होती कैसे, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है, कॉपी के अंदर करा रखी है, लेकिन हमारे कहीं काम भी नहीं आती है ये मैकेनिज्म, बिकॉज ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमें एसिड से एस्टर बनाना है डैट रिएजेंट की प्रेजेंस में और स्टीरियो ऑपोजिट करनी है। दैट मींस ये जो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपने यहां पे ले रखा है,
ठीक है, देखो भाई इसको मैं एक बार साफ करता हूं। ये जो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपने यहां ले रखा है, ये जब रिएक्शन करेगा इस अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द PPH3 एंड दैट रिएजेंट, तो हमारे को मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ ये होगा। देखो इधर ये ऐसे कि ऐसे कर दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया, ये लीजिए ये डार्क कर दिया, करेक्ट, ये दोनों मिथाइल हो गए। यहां ये मिथाइल वेज पर है, H डैश पर है, और जो डैश पे OH था ना वो वेज पर हो गया क्या, बेंजोइक एसिड है, तो ये लीजिए OC डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन और ये NO2। यही तो सिखाई है भी ट्रिक कि आपका डैश पे जो OH था एस्टर एक्चुअली वेज पर बनेगा। ये मैंने आपको सेकंड स्टेप सॉल्व करके बता दी। PPH3 डैड रिएजेंट और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, क्लियर। अब मैं यहां कह दूं अगली स्टेप के अंदर K2CO3 और MEOH दे रखा है। अरे K2CO3 का मतलब क्या हो गया, बेस अल्कली, यानी कि अगली स्टेप के अंदर इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, K2CO3 से अल्कली से, ये लीजिए इन अल्कोहल। इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये लीजिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और जब भी कभी हम किसी भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में। यहां पर नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और नॉर्मली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें पता है यहां H लगता है और यहां OH लगता है। मतलब हम ये हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में कैसे कराते हैं, SN2A मैकेनिज्म से कराते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं, क्लियर। अगर मैं विथ मैकेनिज्म की भी बात करूं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जब आप यहां करवाओगे तो ये लीजिए OH माइनस का अटैक यहां पे हुआ, ये बाहर निकल गया, और इस दौरान SN2AE मैकेनिज्म होती है। SN2AE मैकेनिज्म जानते हैं हम लोग, और जैसे ये मैकेनिज्म हुई फॉलोड बाय वर्कअप, ये लीजिए यहां से ये Me, ये H, और ये लीजिए O, ये माइनस हो गया बाहर निकल गया, और यहां पर OH माइनस का अटैक हुआ तो ये COOH हो गया, और ये लीजिए ये बेंजीन और ये NO2 वगैरह है। अब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगी, तो फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा जिसके अंदर वेज पर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा। अब आप केवल ये देखो कि वेज पर OH ग्रुप कहां लगा हुआ है, यहां लगा है, यहां भी लगा है, यहां तो लगा ही नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्लियर। अब वेज पर तो OH है, OH के साथ MEB क्या है, वेज पर, यानी MEB वेज पर लगा हुआ है इस प्रोडक्ट में, जबकि यहां Me डैश पर है, तो ये चीज हट गई भैया, यानी OH और Me दोनों सेम साइड आएंगे इस स्टीरियो के साथ, यहां ए आंसर आएगा। तो आज इस सवाल को जैसे हमने सॉल्व किया, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने रेशियो निकालनी सीख ली, स्टीरियो निकालनी सीख ली, क्लियर। और मैंने आपको फेसेस की लिंक एक तरह से ट्रिक दे दी कि ऑल होमोटॉपिक एंड एनिसोटॉपिक फेसेस आर इक्वली क्राउडेड एंड ऑल डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस आर अनइक्वली क्राउडेड। तो आपको फेस की क्राउडिंग का पूरा कंसेप्ट ही दे दिया कि कब किसको इक्वली बोलना है, कब किसको अनइक्वली बोलना है। उसके बाद मैंने आपको डैड रिएजेंट को ट्रिकली सॉल्व करना बता दिया कि किसी भी अल्कोहल से एस्टर बनेगा, और जो एस्टर हमारे को मिलेगा वो ऑपोजिट स्टीरियो के साथ मिलेगा, करेक्ट। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए आफ्टर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया हम लोगों ने कि ये होते हैं डाइइनॉन्स। चेक कीजिए, ये डाइइनॉन्स होते हैं, याद करो। और जब भी कभी इन डाइइनॉन्स को एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो ये डाइइनॉन्स फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन, क्लियर। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन होगा। जैसे यहां प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद हमारे को यहां ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये यहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप है। देन ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और आफ्टर दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को ये स्पीशीज मिलती है, याद कीजिए। और पॉजिटिव चार्ज हम यहां लगा देते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से
कार्बोकेटाइन एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बाई 1,2 एल्काइल शिफ्ट, और जैसे ये 1,2 एल्काइल शिफ्ट हुआ कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा, और यहां हमारे को वापस से सिस्टम में एरोमेटिसिटी लाने के लिए यहां से लगा हुआ H प्लस फॉर्म के अंदर निकालना पड़ेगा, और हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम कहते हैं फिनॉल। लेकिन इस फिनॉल के बनने के दौरान दोनों R में से एक R इस कार्बन पर आ गया, एक उसी पर आ गया, यानी कार्बन स्केलेटन का रीअरेंजमेंट हो गया। तो हम इसे कहते हैं डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, यानी डाइइनॉन ऑन ट्रीटिंग विद एसिडिक मीडियम गिव्स फिनॉल विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। ओके, अब आप देखिए इस तरीके की मैकेनिज्म अगर हम यहां पर लें तो H2SO4 से पहले यहां प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होके ये इलेक्ट्रॉन्स इधर हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, और यहां लगा हुआ मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा और फिर से एरोमेटाइजेशन आ जाएगा। तो अगर आप ये कहें कि भाई इसका मतलब यहां फिनॉल बनने वाला है, अगर फिनॉल बनने वाला है तो ये ऑप्शन तो काटो यार, ये ऑप्शन में फिनॉल है ही नहीं, इस ऑप्शन को भी काटो, फिनॉल है ही नहीं, और इस ऑप्शन में फिनॉल तो है लेकिन मिथाइल गलत जगह लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कट गया। दैट इज द डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे ऑब्टेन होगा। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। देखिएगा कार्बीन का केस है, लेकिन कार्बीन के केस के साथ साथ इसमें पीसीसी का भी जिक्र है, और इसमें हम फिर कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम चीजें सीखते भी चलेंगे। हमने पढ़ भी रखी हैं, अब वो पढ़ी हुई चीजें कहाँ आ रही है काम में, कैसे आ रही है, बस इनको देखते चलो ताकि आप लोगों को सवाल कैसे बनता है ये दिमाग में क्लियर रहे हमेशा। देखो हमें सिस ब्यूट 2इन 1,4 डाइऑल गिवन है। पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना लें, सिस ब्यूट 2इन और 1,4 डाइऑल। अगर मैं इसको बनाऊं, ये लीजिए सिस है ना, और ये 1 और 4 पे 2 OH लगा देता हूं, ये लीजिए, तो सिस ब्यूट 2इन है, 1,4 डाइऑल है, ये कंपाउंड लिया गया है, करेक्ट। और इस कंपाउंड की रिएक्शन देखिएगा किससे कराई गई है, जो रिएजेंट लिखे हैं उसके बेसिस पे तो हम यही कहेंगे ये एक सिमंस स्मिथ कार्बीन है, जिंक कॉपर कपल मिथाइलिन क्लोराइड सॉल्वेंट। और सिमंस स्मिथ कार्बीन क्या करती है, सिमंस स्मिथ कार्बीन जो होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके साइक्लोप्रोपेनेशन देती है, यानी कार्बीन का इंसर्शन होगा। और सिमंस स्मिथ के द्वारा जो कार्बीन का इंसर्शन होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसलिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है देन इट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, ये हमारे को पता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ CH2I2 जिंक कॉपर कपल। तो आप याद करो, सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और दोनों रिएक्शन करके CH2I और ZnI ये स्पीशीज हमारे को देते हैं। उसके बाद आप याद करो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये लीजिए और ये लीजिए, ये आपने सिस ब्यूट 2इन 1,4 डाइऑल लिया, तो यहाँ पर ये कार्बन में इंसर्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा जैसे कार्बन के अंदर ये इंसर्शन हुआ, हमारे को क्या मिल गया, हमारे को ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन मिल गया, करेक्ट। और इस साइक्लोप्रोपेन के साथ दोनों CH2OH मैंने वेज पर लिख दिए, यानी सेम साइड लिख दिए। ये लीजिए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट मैंने बना लिया। ये पहली स्टेप है, पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप के अंदर हमारे को क्या दिया गया है, PCC। और PCC क्या करता है ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, और PCC अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करता है अप टू कार्बोनाइल। किसमें करता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अप टू कार्बोनाइल करता है। लेकिन इस पीसीसी में हमने दो बातें बहुत कमाल की पढ़ी हैं। एक पढ़ा है बेबलर ऑक्सीडेशन, दैट इज एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल का वाया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ट्रिकी आंसर कैसे निकलता है पता है, लेकिन यहां एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, बेबलर यहां नहीं लग रहा, हटा दो। पीसीसी के साथ बेबलर यहां नहीं है तो हटाओ। अब आपको याद करो, एक तो बेबलर पढ़ा है पीसीसी का एबनॉर्मल बिहेवियर, या मैं कहता हूं CrO3 का एबनॉर्मल बिहेवियर, है ना। और एक क्या पढ़ा है हमने, एक हमने पढ़ा है अगर पीसीसी 1,4 डाइऑल का ऑक्सीडेशन करता है
यदि पीसीसी 1,4 डाइऑल का ऑक्सीडेशन करता है देन द प्रोडक्ट इज लैक्टोन। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडेशन से लैक्टोन बनता है इन द केस ऑफ द 1,4 डाइऑल। तो क्या यहां 1,4 डाइऑल है? तो हम कहेंगे हां भाई हां, ये 1,4 डाइऑल ही है। 1 2 3 4, ये 1,4 डाइऑल है। और पीसीसी के द्वारा जब 1,4 डाइऑल का ऑक्सीडेशन होता है तो लैक्टोन हमारे को बनाना है। और आप चेक करो यार, लैक्टोन कहीं भी है क्या यहां? क्या यहां लैक्टोन है क्या? है ना, ये रहा लैक्टोन। अब मान लीजिए किसी को नहीं पता कि यार पीसीसी का 1,4 डाइऑल लैक्टोन बनाता है, ये फंक्शन तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो फिर वो देखो कैसे सॉल्व करेगा, जरा देखो। उसको तो 12वीं तक का पीसीसी आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है पीसीसी के बारे में। तो देखो कैसे, इतनी याद स्टूडेंट में होनी चाहिए कि वो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले। देखो करते हैं। देखो सबसे पहले पीसीसी क्या एसिड बनाएगा? हम कहते हैं पीसीसी से हम एसिड तो टिक नहीं करेंगे, और दोनों तरफ एसिड सवाल ही नहीं होता, हटाओ, एसिड तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमें यह पता है साइक्लोप्रोपेन जो बनी है, पहले तो ये देखो साइक्लोप्रोपेन जो बनी है वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री की बनी है। अरे कौन सा स्टीरियो बनी है? हाँ, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री बनी है। तो पहले तो ये जो ट्रांस स्टीरियो, इसको काटो यार। इस ट्रांस का क्या मतलब? देखो एच एच ट्रांस में, एच एच ट्रांस में, दो ऑप्शन तो काट दो। तो पहले तो साइक्लोप्रोपेन से ही ऑप्शन कट गए। उसके बाद एसिड बन ही नहीं सकता यार, पीसीसी से एसिड थोड़ी बनता है ना, एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपने इसको भी काट दिया, तो अब बचा ही केवल एक ही है। तो किसी को ये पता भी नहीं कि लैक्टोन बनता है, तो उसके तो वैसे भी लास्ट में वही ऑप्शन बना है कि 1,4 डाइऑल लैक्टोन बनाते हैं। ये मैंने भी आपको बताया, पर जिसको नहीं पता था वो भी बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसे 12th क्लास तक की कुछ चीजें पता थी। अब अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर क्या इलाज है यार? देखो थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए ना, इतना तो। ये बात हुई आप लोगों के ए आंसर की। ओके, तो 22 मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब मैं लेता हूं आफ्टर 22 23 नंबर एग्जाम्पल। देखिए 23 नंबर, ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। और हमने ये खूब पढ़ा है भाई, ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। इस पर बेस्ड वीडियो भी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस उसके अंदर मैंने करवा रखी है। ओके, देखिए 23 नंबर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, वहां ब्रोमीन हटेगा और क्या आ जाएगा? ब्रोमीन की जगह रेडिकल आ जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन जहां होता है, हम कहते हैं Cl जहां होता है, Br जहां होता है, I जहां होता है, सेलेनियम जहां होता है, जंथेट जहां होता है, मरकरी जहां होती है, वहां रेडिकल जनरेट होता है ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के द्वारा। क्लियर? तो हम सबसे पहले यहां एक रेडिकल जनरेट करेंगे। ओके, चलो जी, वो रेडिकल मैं यहां जनरेट करता हूं। देखो आप, बहुत गजब का एग्जाम्पल है ये, मतलब शानदार, कमाल से भी कमाल का एग्जाम्पल है ये। आप देखो इसके अंदर कितनी सारी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। ये लीजिए, करेक्ट, ये रेडिकल हम लोगों ने यहां बना लिया। अब आप पहले तो ये देखो कि ये पूरा का पूरा पोर्शन विद रेडिकल डैश पे लगा हुआ है, तो किसी एक रिंग पे जिसमें डबल बॉन्ड है। ओके, और बाकी का पोर्शन नीचे है, और वो इस रिंग के डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला है, तो वो जिस तरफ होता है उसी तरफ से नया बॉन्ड बनाता है। यही सिखाया मैंने आप लोगों को। अरे वापस सीखो, वापस देखो, ये 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें डबल बॉन्ड, और इससे एक जगह ये नीचे की तरफ लगा हुआ है ये ग्रुप पूरा। और अब ये 6 मेंबर्ड रिंग के डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा, तो बताइए डैश से अगर ये लगा है तो नया बॉन्ड डैश से ही बनाएगा। हम कहेंगे यस, नया बॉन्ड डैश से ही बनाएगा। इसका मतलब अगर ये डैश है, तो यहां हाइड्रोजन कैसी है? वेज। और जब ये नया बॉन्ड बनाएगा तो डैश पे ही बनाएगा। जब नया बॉन्ड डैश पे बनेगा तो इस पर लगी हुई हाइड्रोजन वापस कहां आएगी? वेज पर आएगी। यानी दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो केमिस्ट्री वेज वेज रहेगा। और यहां हर ऑप्शन में वेज 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 स्टीरियो दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने से भी बहुत फायदा हमारे को नहीं मिला, लेकिन हाँ, हमारा कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ। ओके, तो जैसे ही हम यहां ये बॉन्ड बनाएंगे, मैं ये कह दूं, देखो इधर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बेंजीन हो गई, ये हाइड्रोजन वेज पर हो गई, यहां रेडिकल हो गया, और ये 3 मेंबर्ड रिंग हो गई,
यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वेज पर है और वेज पर ही COOET है। ये लीजिए, ये मैंने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर? अब अपने को आगे देखना है। आगे देखिएगा, अब यहां दो बातें हैं कि अब रेडिकल के आगे एक 3 मेंबर्ड रिंग है। रेडिकल के आगे क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग। और आप याद करो मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर किसी भी 3 मेंबर्ड रिंग के आगे कोई रेडिकल होता है तो 3 मेंबर्ड रिंग में चूंकि स्ट्रेन होती है, इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग का या तो ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? टूटने के बाद बनने वाला नया रेडिकल स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपैरेटिवली। अगर इधर की तरफ ज्यादा स्टेबल है ये, तो बॉन्ड इधर से तोड़ लोगे। अगर इधर ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड इधर से तोड़ लोगे, क्योंकि इधर की तरफ तो आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए, तो आपको केवल ये देखना है रेडिकल इधर ज्यादा स्टेबल है या इधर ज्यादा स्टेबल है आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बस यही कॉन्सेप्ट यहां हमें लगाना है। तो देखिए, बॉन्ड या तो ये टूटेगा, ये लीजिए, या तो बॉन्ड ये टूटेगा या फिर बॉन्ड ये टूटेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटने वाला है। कौन सा टूटने वाला है यही तो सीखना है, यही तो पता करना है। तो देखो, अगर मैंने बॉन्ड ये वाला तोड़ा, कौन सा? ये वाला बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा ये, तो इधर वाला तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा और इधर वाला ऑड इलेक्ट्रॉन जहां आया वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और विड्रॉइंग ग्रुप जहां है वहां जो रेडिकल है, एक तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दूसरा रेजोनेंस के बाद वो ऑड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जा रहा है, तो स्टेबिलिटी गजब की बढ़ती है ऑड इलेक्ट्रॉन की, और बॉन्ड के टूट जाने से 3 मेंबर्ड रिंग में उपस्थित स्ट्रेन भी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप ये रेड वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको इतना ज्यादा स्टेबल रेडिकल नहीं मिलता है। वो आप खुद बना के देखेंगे, है ना? इसको भी तोड़ना, रेडिकल यहां जनरेट करना, ओके, आपको ज्यादा स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। और मैं जो बता रहा हूं वो देख लो, गजब का स्टेबल रेडिकल बनेगा। ये तोड़ दिया और आप देखो, तोड़ते ही आपको यहां से ये लीजिए, ये लीजिए, ओके, और यहां ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये लीजिए, इधर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये लीजिए, और यहां याद रहे ये हो गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जस्ट अगला ये कार्बन, याद रहे यहां हाइड्रोजन वेज पर है, हाइड्रोजन वेज पर है, तो आपके डैश पे ये COOET आएगा, CH2COET, और यहां रेडिकल बना। अब मैं जो कह रहा हूं वो समझो, रेडिकल जिस जगह मैंने बनाया है वो COOET के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो एक तो 3 मेंबर्ड रिंग में उपस्थित स्ट्रेन दूर हो गई, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग की स्ट्रेन थी वो दूर हो गई, और जब आपने बॉन्ड तोड़ा तो बनने वाला नया रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबल है। क्लियर? अब यहां पर हमें पता है इस रेडिकल के ऊपर टिन हाइड्राइड H दे देगा, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड H दे देगा, और H यहां पर जाके जुड़ जाएगी, ओके, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप यहां पर ये देख रहे हो ऑप्शन वगैरह क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग जहां जहां है उनको तो वैसे ही काट दो, 7 मेंबर्ड रिंग, ये 7 मेंबर्ड रिंग हटो, आंसर क्या आएगा? 6 मेंबर्ड रिंग वाला बाहर की तरफ CH2COET है। क्लियर? अब बाहर की तरफ CH2COET यहां वेज पर है और यहां डैश पर है। बताओ डैश वाला बन रहा है या वेज वाला बन रहा है? तो साफ साफ नजर आ रहा है यार कि जब आप ये बॉन्ड तोड़ते हो तो ये तो टूट गया। अब आपका ये जो पोर्शन है, अगर हाइड्रोजन वेज पर है तो आपका ये पोर्शन का है डैश पर, मतलब ये रिंग जो है ना वो डैश पर बनी हुई है, ये दोनों हाइड्रोजन वेज हैं और रिंग डैश पर बनी हुई है, तो CH2COET वाला पार्ट डैश पे ही तो रहेगा ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब डैश पे कहां है? इस ऑप्शन में। तो आंसर इज डी। हमारे को 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अब मैं 23 के बाद बात करता हूं 24 की। अब देखो भाई, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कीटोन, टॉसाइल हाइड्रोजीन, 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम
और DMF यानी प्योरली शेपाइरो रिएक्शन। और शेपाइरो रिएक्शन की सारी कहानी विद मैकेनिज्म मैं आपको पिछले 1 to 15 नंबर क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए थे उस लेक्चर में बता चुका हूं, और ट्रिक क्या थी ये आपको बता चुका हूं। मैं सीधा ट्रिक काम में ले रहा हूं, जरा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये कीटोन टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो टॉसाइल हाइड्रोजन देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो जाएगा, टॉसाइल हाइड्रोजन हमारे को मिलेगा। ये लीजिए, ये मैंने टॉसाइल हाइड्रोजन यहां पे बना लिया, करेक्ट। अब टॉसाइल हाइड्रोजन बनने के बाद आप याद करो 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम से क्या करते थे, मैंने कहा था ये जिधर टॉसाइल हाइड्रोजन है इसको साफ कर देना, साफ करके यहां नेगेटिव जनरेट कर देना, और डबल बॉन्ड या तो इधर या इधर, किधर भी एक तरफ, उधर की तरफ जिधर की H बाहर निकालोगे, और H किधर की बाहर निकालोगे ये आपको पता है, पहले स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे और बाद में एसिडिक नेचर देखोगे, क्लियर। तो यहां पर अब मैं यहां से सीधा ऑर्गेनोलिथियम बना सकता हूं। ये लीजिए, ये मैंने ऑर्गेनोलिथियम बना लिया, करेक्ट। उसके बाद इसकी रिएक्शन DMF से करवा रहे हैं। DMF ये है HC डबल बॉन्ड O NMe2। तो यहां से इस नेगेटिव चार्ज का अटैक यहां और ये बाहर, और इस दौरान ये कौन सी मैकेनिज्म हो गई यहां, SN2AE मैकेनिज्म। और आफ्टर इस SN2AE मैकेनिज्म के हमारे को यहां ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज द फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट, और ये इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, दैट मींस A इज द आंसर। यहां हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, A, करेक्ट। आगे की बात करता हूं अब मैं यहां पे, देखिए आफ्टर 24 नंबर एग्जांपल 25 नंबर एग्जांपल पे आता है। देखो बेसिक रिएक्शन है, ग्रेजुएशन की रिएक्शन है, सिंपल। क्या दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ 2,5 हेक्साडाइइनॉन विथ P2O5। देखो पहले तो 2,5 हेक्सेन डाइऑन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, ये होता है ये दिस वन इज द 1 2 3 4 5, तो 2,5 हेक्सेन डाइऑन, ये पूरे 6 कार्बन की चेन है। अब होता क्या है, हमें पता है ये 2,5 हेक्सेन डाइऑन अगर टॉटोमेरिज्म दे तो ये इस तरह से इनॉल कंटेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये लीजिए, ये मैंने इसका इनॉल पार्ट लिख दिया, करेक्ट। अब अगर हम इस इनॉल पार्ट में से क्या बाहर निकालना चाहते हैं, इस H2O को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस H2O को बाहर निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, P2O5। याद करो मैंने आप लोगों को बता रखा है P2O5, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, POCl3, ये सब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, क्लियर। अब यहां से जैसे H2O बाहर निकालोगे इट विल कन्वर्ट इनटू द सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन, इससे हमारे को सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन ऑब्टेन हो जाएगी, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर, A इज द आंसर, क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट 26 नंबर एग्जांपल पे। देखो 26 नंबर एग्जांपल फिर से ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के ऊपर सवाल है। तो आपको मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पूरा फ्री रेडिकल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो तो छोटा सा पार्ट है, और फ्री रेडिकल में हमें केवल NBS ध्यान से पढ़ना होता है अच्छी तरह से, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट और बर्टॉन रिएक्शन और इन दोनों की एप्लीकेशंस वगैरह। यहां से कंफर्म क्वेश्चन हर साल हम लोगों को मिलता है। अब हमारा लक है या तो इंडिपेंडेंट इसी से सवाल आ जाएगा, या फिर इसको किसी दूसरी रिएक्शन के साथ मिक्स कर देता है। ये जब मिक्सिंग होती है ना तब मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे को हो सकता है दूसरा टॉपिक आता हो नहीं आता हो, ठीक है ना। तो वैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर सवाल जरूर मिलेगा आपको इस टॉपिक से। अब देखिए, द मेजर प्रोडक्ट formed in the following reaction is, तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमीन जहां है वहां रेडिकल बनाया, अब ये रेडिकल यहां पर देखो जुड़ेगा, तो अब चूंकि ये चेन वेज पर है तो नया बॉन्ड भी वेज पर ही बनेगा। अब मैं वो नया बॉन्ड वेज पर बनाता हूं, देखो आप लोग, मैं नया बॉन्ड वेज पर बना रहा हूं। ये 6 मेंबर रिंग, ये लीजिए, और यहां से ये रेडिकल बन गया, ये H है, और यहां ये 1 2 3 और ये 5 1 2 3, ये बॉन्ड बना। चूंकि ये वेज था तो हाइड्रोजन डैश पे है, और नया बॉन्ड भी
ये वेज भी बनेगा तो ये हाइड्रोजन भी डैश पे ही होगा। तो इसका मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग तो बनेगी ही और सिस स्टीरियो के साथ डैश डैश हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसका मतलब इसको तो हटाओ, मतलब ही नहीं रहा इसका, तो आगे इसका भी मतलब ही नहीं रहा। अब अभी इसको रखो यार, इसको भी रखो। क्लियर? और हमें पता है इस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में हमें टिन हाइड्राइड से बनानी 5 मेंबर्ड रिंग ही है। 5 मेंबर्ड रिंग कब नहीं बनती ये पूरा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आप ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, देखो कब 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती। बस बाकी आपको हर जगह इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ओके, अब आप देखिएगा ये रेडिकल यहां बन चुका है। अब आप आगे देखो, ये यहां लगा है, ये यहां लगा है, उसके बाद ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा। अब अगर ये रेडिकल 1 2 3 4 और ये 5, यानी अब एक बार फिर से 5 मेंबर्ड रिंग इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन से बनने वाली है। ये जो रेडिकल है, अगर कह दूं ये यहां, ये इधर और ये इधर, अगर ये रिएक्शन हो तो 5 मेंबर्ड रिंग तो फिर से बन गई और एक एक्सोमिथाइलिन डबल बॉन्ड हमारे को नजर आएगा। अरे सही है, ये तो बॉन्ड बन गया और एक्सोमिथाइलिन डबल बॉन्ड नजर आएगा और वो इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगर बॉन्ड लास्ट में बने तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है। जबकि हमारे को पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जब भी कभी रेडिकल में होती है टिन हाइड्राइड के केस में, तो हमें 5 मेंबर्ड रिंग ही बनानी होती है। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब हमें 2 बार इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन करा करा के 2 बार 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर बनानी थी। तो आंसर आएगा यहां पर ए। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर 26 नंबर एग्जांपल हम बात करते हैं 27 नंबर एग्जांपल की। देखिए फिर से 27 नंबर एग्जांपल के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहां क्या दे रखा है, इधर देखो, कीटोन। कीटोन और कीटोन के साथ अगले प्रोडक्ट में रिंग में डबल बॉन्ड और साथ में ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ा हुआ है। और आप याद करो ये सारा काम आप किससे करते हो? शेपाइरो से करते हो। किससे करते हो? शेपाइरो से। राइट? तो आपको क्या सिखाया मैंने शेपाइरो में? ये टॉसाइल हाइड्रोजन बनता है कीटोन से। किससे बनता है? कीटोन से। ये टॉसाइल हाइड्रोजन बन गया। करेक्ट? अब ये टॉसाइल हाइड्रोजन बनने के बाद 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं। 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं। आंसर निकालने की ट्रिक क्या? डबल बॉन्ड लगाया और ये ऑर्गेनो लिथियम बना दिया। राइट? या फिर हम इसको आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेट में अगर दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये नेगेटिव हो गया और ये लिथियम प्लस हो गया। और फिर मैं ये कह दूं इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 से कराओ फॉलोड बाय वर्कअप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहां, यानी कि इधर लीजिए, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड और ये COOH यहां लग जाएगा। यही सिखाया था मैंने आपको शेपाइरो के केस के अंदर। करेक्ट? बाकी शेपाइरो के अंदर अगर ये चीज होती है तो आप चेक करो यहां पर ये चीज कहां मिल रही है। अगर मैं कहूं ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन बी काट दो, क्योंकि टॉसाइल हाइड्रोजन का तो जिक्र ही नहीं है। तो टॉसाइल हाइड्रोजन, टॉसाइल हाइड्रोजन बहुत बढ़िया। 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम बहुत बढ़िया। लेकिन अगली स्टेप में यहां DMF दे रखा है, तो DMF से तो हमें पता है CHO आता है, हमें तो COOH लाना है, तो CO2 से आएगा। इसका मतलब आंसर जो है इसका वो C कहलाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? C। C इज द आंसर। करेक्ट? ये बात हुई 27 नंबर एग्जांपल की। अब मैं आता हूं 28 नंबर एग्जांपल पे। 28 नंबर एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, और आप लोगों को मैंने पढ़ाई है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, मैंने पढ़ाई है कर्टियस रिएक्शन, मैंने पढ़ाई है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन मैंने हाइड्रोजोइक एसिड से भी पढ़ाई है और एल्काइल अजाइड की भी पढ़ाई है कीटोन के साथ। तो ये एल्काइल अजाइड रहा, फिनाइल अजाइड, और ये कीटोन रहा। ये श्मिट रिएक्शन है, और जब भी कभी श्मिट रिएक्शन कीटोन की अजाइड के साथ होती है तो हमें पता है कीटोन से अमाइड्स मिलते हैं, और ये आपको यहां अमाइड नजर आ रहा है, लैक्टम नजर आ रहा है। क्लियर? ये तो केस पहचान लिया हमने। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, कर्टियस, श्मिट, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड के, कर्टियस के, श्मिट के, आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर? अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म मैंने दे रखी है वहां, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं आपको। देखो इधर, ये कार्बोनाइल, ये लीजिए, और ये फिनाइल अजाइड, ये लीजिए फिनाइल
ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में पहले तो यहाँ प्रोटोनेशन हो गया यार, ये देखो ये प्रोटोनेशन हो गया, करेक्ट। अब ये आपके पास अजाइड गिवन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले इस माइनस का यहाँ अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, और जैसे ही ये स्टेप हुआ ना, इस स्टेप के बाद आपको यहाँ OH मिल जाएगा, ये N मिल गया, ये PH मिल गया, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव ये मिल गया। बताओ ये इंटरमीडिएट कहाँ है? अरे ये इंटरमीडिएट यहाँ है, यानी कि आंसर क्या बोला जाएगा? डी। अब आगे क्या होगा? आप सोच रहे हो यार प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आगे बेयर विलियर टाइप स्टेप होगा। कौन सा स्टेप होगा? बेयर विलियर टाइप स्टेप होगा, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां आए, हम ये कहते हैं, करेक्ट। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए, ओके, उसके बाद देखिएगा क्या रहा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए, उसके बाद हम ये कह दें रिंग एक्सपेंशन यहां पर हो जाए, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, और यहां से ये N2 बाहर निकल गया। अरे मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर, और N2 बाहर, दैट इज बेयर विलियर टाइप रीअरेंजमेंट। मैंने आप लोगों को बताया है ना सिमेट्री रिएक्शन के अंदर, वो स्टेप यहां पर हो गया, और जैसे ये स्टेप हुआ देखिएगा ये 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ये डबल बॉन्ड OH ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये लीजिए इस जगह एक नाइट्रोजन आ चुकी है, इस नाइट्रोजन पे PH आ चुका है। फाइनली ये H+ फॉर्म में निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारे को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिमेट्री रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आपने पहली बार आपने देखा यहाँ रिएक्शन के अंदर बनने वाले इंटरमीडिएट के बारे में हम लोगों से पूछ लिया, और इंटरमीडिएट वही बता सकता है जिसको ये हल्के फुल्की मैकेनिज्म के स्टेप्स पता होते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी मैकेनिज्म का जिक्र तो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैकेनिज्म की ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पहले ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि मान के चलना 90% क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड होते हैं। आपको केस पहचानना होता है, उसके ट्रिक पता होनी चाहिए, और अप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपसे मैकेनिज्म का कोई इंटरमीडिएट पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। आफ्टर 28 नंबर एग्जाम्पल, अब मैं आता हूं 29 नंबर एग्जाम्पल पे। देखो 29 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। हमारे को कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है, लेकिन हमें एक हैलोजन डेरिवेटिव दिया है, यानी हैलो डेरिवेटिव दिया है, फॉस्फीन दी हुई है, और उसके बाद एक बेस दिया हुआ है, और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, हेलोजन डेरिवेटिव है, फॉस्फीन है, बेस है, तो भाई समझ जाओ या तो रिएक्शन क्या है, विटिग रिएक्शन, या उसका मॉडिफिकेशन, दैट इज द हॉर्नर्स वैक्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन। दोनों में से कोई चीज है। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमीन CH2OMe, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम करवाएंगे ये ट्राई इथॉक्सी फॉस्फीन से, करेक्ट। अब ट्राइथॉक्सी फॉस्फीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो याद करो मैंने आपसे एक ही बात कही है, हॉर्नर्स वेट्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन के अंदर हम या तो मोनो एल्कोक्सी फॉस्फीन या डाई एल्कोक्सी फॉस्फीन या ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फीन लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और एक फास्फोरस एलाइड जनरेट करेंगे। वो फास्फोरस एलाइड क्या होगा जरा देखेंगे। पहले तो वो ये जनरेट करेंगे। देखो OET ये सिखाया मैंने आपको, ये तो मेंटेन कर दो, और एक जो ऑक्सीजन है वो ऐसे बना लो, और ये CH2OMe ये लिख दो, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ये आपको मैंने सिखाया है, करेक्ट। ये चीज ही तो सिखाई है मैंने आपको, क्या निकालने का तरीका कैसे। आपको फिर मैं याद दिला देता हूं, ये रिएक्शन ऐसे करता है, उसके बाद ये यहां पर बाहर निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है जरा देखेंगे। यहां से ये OET होल ट्वाइस मैंने लिखा, ये फास्फोरस लिखा, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा, ये OET मैंने ऐसे और लिख दिया, और उसके बाद में ये लीजिए यहां CH2OMe लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था, जो ये Br बाहर निकलता है वही ब्रोमाइड यहां अटैक करता है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, और हमें ये स्पीशीज ऑब्टेन होती है। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? ये स्पीशीज हम लोगों को यहां पर मिल चुकी है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं आएगा, ये लीजिए ऐसे रहेगा। ओके, अब यहां से क्या हुआ, इससे ये जो P डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है और इसके कारण इस कार्बन पर लगी हुई जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हो जाती है। ये H कैसी हो जाती है? एसिडिक H हो जाती है। ठीक है, देखो हॉर्नेट्स वेड्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, यानी विटिक रिएक्शन के बारे में आपको अगर पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस रिएक्शन के अंदर। बस केस पहचानना है हमारे को। ओके, और उसके बाद में क्या रहा देखिए, यहां जैसे रिएक्शन हुई उसके बाद में सोडियम हाइड्राइड ने यहां से H बाहर निकाला और जैसे ये H बाहर गई ना, आपको यहां ये फास्फोरस एलाइड मिल गया। ये लीजिए, दैट इज द माइनस और ये OMe। अब आप सुनो, मतलब OET है ना। अब आप सुनो, इन सब की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई केस पहचान जाता है कि यार ये तो हॉर्नर्स वेड्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन है या ये विटिक रिएक्शन ही है, तो वो क्या करेगा, यहां पर उसे पता है एक तो H निकलती है फास्फोरस एलाइड बनने के दौरान और एक Br बाहर निकलता है। फास्फोरस एलाइड बनने के दौरान क्या क्या बाहर निकलता है? एक H और एक ब्रोमीन, ये दो चीजें बाहर निकलती है। तो वो ये दोनों चीजें बाहर निकालेगा, फास्फोरस एलाइड के साथ ये जुड़ता है फास्फोरस के साथ, और फिर वही पोर्शन जाके कार्बोनाइल के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब ये पोर्शन है जो कार्बोनाइल के साथ जाके जुड़ जाता है इन द केस ऑफ द विटिक रिएक्शन, और जो ये फास्फोरस वाला पार्ट है ये इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ के बाहर निकल जाता है। यही तो है, यानी अगले स्टेप के अंदर जैसे ये फास्फोरस एलाइड बना उसके बाद ये रिएक्शन हुई और ये OMe यहां आ गया। लीजिए, दिस वन इज द विटिक रिएक्शन, ये बन गया। अब ये बनने के बाद आपको ये एक इनोलिक ईथर नजर आ रहा है। ये क्या नजर आ रहा है? इनोलिक ईथर। और अगली स्टेप में हमसे इस इनोलिक ईथर का हाइड्रोलाइसिस ही पूछा है। क्या पूछा है? हाइड्रोलाइसिस। ये लीजिए, ये हाइड्रोलाइसिस पूछा गया है। क्लियर? और इनोलिक ईथर के हाइड्रोलाइसिस से हमें पता है इनॉल्स बनते हैं। अरे इनोलिक ईथर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं? इनॉल्स बनते हैं, इनॉल्स। करेक्ट, कैसे बने? ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड और ये लीजिए OH, और फाइनली ये इनॉल टॉटोमराइज्ड होते हैं और टॉटोमराइज्ड होके कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे को ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ऑब्टेन होगा एज द प्रोडक्ट, और ये ऑप्शन सी के अंदर हमारे को नजर आ रहा है। तो आंसर आएगा सी, दैट इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये हमारे को यहां पर प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? अब आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लेता हूं मैं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल आफ्टर 29 30 नंबर एग्जांपल देखेंगे। 30 नंबर एग्जांपल क्या है? ये एक कार्बीन का एग्जांपल है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है, जो कि हमने कार्बीन के एग्जांपल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। राइट, देखिए सबसे पहले डाईएजो कंपाउंड, यहां से N2 बाहर निकलेगी। जैसे ये N2 बाहर निकलेगी यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बीन बनेगी। अब वो कार्बीन कहां रिएक्शन करे? अगर वो कीटीन बनाए तो कीटीन आगे कहीं हमारे को रिएक्शन होती दिखाई नहीं दे रही। कीटीन के अंदर किसी भी तरीके की 1% हमारे को कहीं कीटीन का रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करें? तो कीटीन, यहां जो कार्बीन बनी वो कार्बीन या तो वुल्फ रीअरेंजमेंट दे दे और कीटीन बना दे, लेकिन कीटीन आगे हमें कहीं दिख नहीं रही और कीटीन की आगे किसी के साथ रिएक्शन होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। एक तरीका क्या है कि जब मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, ये जो कार्बीन है अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कार्बीन मैंने यहां बनाई, ये लीजिए, ये बाहर मैंने बना दी कार्बीन। एक तरीका ये है कि ये जो कार्बीन बनी ये कार्बीन इंट्रामॉलिक्यूलर इस बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करे, यानी बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे और वो इसके साथ रिएक्शन करे। याद करो कार्बीन के ऐसे एग्जांपल हमने किए हैं जिसमें एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती थी और कार्बीन के ऊपर अटैक करती थी। क्लियर? तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन इस पे जब अटैक करेंगे तो देखो क्या होगा। चूंकि ये डैश है तो अगली स्टीरियो भी हमारे को डैश ही बनानी है। ये लीजिए, ये लीजिए, जैसे ये बॉन्ड बना ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर ये पॉजिटिव हो गया और यहां ये लीजिए, ये लीजिए और ये OMe हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, जरा देखेंगे इस नेगेटिव को, ये जो एसिड है ना, एसिड, ये एसिड तो प्रोटॉन दे देगा, ये मामला तो खत्म हो गया एसिड का। तो क्लियर? जैसे ये प्रोटॉन दे देगा उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, और जैसे ये स्टेप हुई हमारे को ये डबल बॉन्ड, ये O, ये Me,
ये पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए 5 मेंबर रिंग, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये लीजिए यहाँ H जुड़ चुका है और इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन दैट इज द वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इस Me के ऊपर जो इसका काउंटर आयन है ना CF3COO- इसका बैक साइड अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट आप देखिए आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। इस तरीके से यहाँ कार्बिन का ये केस हमने सॉल्व किया। क्लियर? तो ये बात हुई आज हमारे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और एलाइट पर बेस्ड नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की। कुल 30 क्वेश्चन अब तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।